बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जो दुनिया में अपनी कदीम और पुरअसरार तारीख से भी जाना जाता है। जी हाँ नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं मिस्र की। आलमी शोहरत याफ्ता इस मुल्क की तारीख 4000 साल कबल मसीह से भी पहले की है। दुनिया का कदीम तरीन फैशन, ड्रेस हो या फिर रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया यानी कंघी, टूथब्रश और सिनेमा हॉल मिस्र के लोगों की ही इजाद है। हालांकि साल में कितने महीने और महीने में कितने दिन होते हैं ये भी दुनिया को मिस्र के लोगों ने ही बताया। मिस्र एक कदीमी मुल्क है जिसका पूरा नाम अरब जमहूरिया मिस्र है। इसके एक तरफ अफ्रीका और दूसरी तरफ एशिया है, इसीलिए इसे अफ्रीका और एशिया के दरमियान पुल भी माना जाता है। मिस्र के रकबे की बात की जाए तो इसका कुल रकबा 10,10,450 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 29वां बड़ा मुल्क है। अगर मिस्र की आबादी की बात की जाए तो मिस्र की कुल आबादी 9,47,97,740 लोगों पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से मिस्र दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क है। मिस्र का सबसे बड़ा शहर कायरा है और कायरा शहर मिस्र का दारुल हुकूमत भी है। अगर मिस्र के परचम की बात की जाए तो वो 3 रंगों पर मुश्तमिल है, जिसमें सुर्ख, सफेद और काला रंग मौजूद है। अगर आप देखें तो इसके परचम में ईगल भी मौजूद है जो इस मुल्क का कौमी परिंदा है और जुर्रत का निशान भी माना जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली आने वाली और भी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। आए सबसे पहले बात करते हैं मिस्र की तारीख के मुतल्लिक। एहराम मिस्र और दरियाए नील के बारे में तो सब ने ही सुना होगा, लेकिन अगर मिस्र की इस्लामी तारीख की बात की जाए तो मिस्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से भी पहले से भी मौजूद है और इस मुल्क का जिक्र अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में भी फरमाया है। अल्लाह पाक ने अपने पैगम्बरों को बनी इसराइल की तरफ भेजा। इस वक्त ये लोग जानवरों और देवी देवताओं की पूजा किया करते थे और उस वक्त इनके खुदाओं की तादाद 12,000 से भी ज्यादा थी। इनके सब खुदाओं में जिसे सबसे बड़ा खुदा कहा जाता था उसे सूरज का देवता माना जाता था और उस खुदा का नाम रा था। मिस्र की तारीख के मुताबिक 4000 कबल मसीह में बादशाह हारून ने छोटी बड़ी रियासतों को फतह करके कब्जा कर लिया। इस तरह तमाम रियासतों को एक हुकूमत में शामिल कर लिया। तमाम रियासतों पर कब्जा करने के बाद फिरौनों की हुकूमत का आगाज शुरू हो गया। फिरौन कोई खुदा नहीं थे बल्कि आम इंसानों की तरह के इंसान थे, लेकिन खुदा होने का दावा करते थे। फिरौन शाही खानदान के उन अफराद को कहा जाता था जो हुकूमत पर फाइज होते थे, यानी बादशाहों को। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में हुक्मरानों को बादशाह कहा जाता है, चाइना में हाकान, रूस में जार, रोम में कैसर और ईरान में कैसरा कहा जाता है। इन फिरौनों ने पूरे मिस्र में और 7 शामिल इलाकों पर हुकूमत की और जुल्म सितम की इंतहा कर दी। इन फिरौनों के ख्याल में था कि एक ऐसा वक्त भी आएगा जब हम मर जाने के बाद दोबारा जिंदा हो जाएंगे और दोबारा इस मुल्क और इसके साथ के इलाकों पर हुकूमत करेंगे। इसी मकसद से फिरौनों ने इराम मिस्र भी तामीर करवाए जिन्हें पिरामिड्स भी कहा जाता है। इन बड़े बड़े इरामों में अपनी लाशों को महफूज करने के लिए खुफिया कमरे भी तैयार करवाए। जब इन फिरौनों में से कोई मर जाता तो उसकी लाश को हनूद यानी मम्मी बना लिया जाता। इन फिरौनों की लाशों में से दिल के अलावा तमाम ऑर्गन्स निकाल लिए जाते और इनको केमिकल लगाकर 1.5 किलोमीटर लंबी कपड़े की पट्टी से लपेट कर इन तैयार करदा खुफिया कमरों में रख दिया जाता। फिरौनों की तरफ से पहला इराम यानी पिरामिड्स 2600 कबल मसीह में तैयार करवाया गया। पिरामिड्स की भी एक अपनी अनोखी तारीख है जिसकी मालूमाती वीडियो जल्दी अपलोड की जाएगी। इसके बाद गीजा का इराम तामीर करवाया गया जिसे बनाने में 26 साल का अरसा लगा, जिसमें 2 मिलियन चूने और दीगर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इस इराम को तामीर करने के लिए 10 मिलियन मजदूरों ने काम किया। इस इराम को तामीर करने वाले फिरौन का नाम कुफू था। इन इरामों को तामीर करना अपनी कब्र खुद तैयार करने के बराबर था। इन फिरौनों ने दूर दराज के इलाकों पर हमला करके अपनी सल्तनत में इजाफा कर लिया था। यही इनके गरूर और तकब्बर की वजह बना। इसीलिए ये अपने आप को खुदा कहने लगे और लोगों से जबरदस्ती अपनी पूजा करवाने लगे। अल्लाह ताला ने फिरौनों पर अपने अंबिया इकराम को भेजना शुरू कर दिया और एक वक्त ऐसा भी आया जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनकी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। इस वक्त मिस्र के 19वें और खानदान के 3रे फिरौन का दौर हुकूमत था। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इसी फिरौन के घर परवरिश का इंतजाम भी फरमाया। इस फिरौन ने अपनी हुकूमत अपने बेटे के हवाले कर दी और यही वो फिरौन बादशाह था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा था। और फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अहले ईमान के लिए बहीरा कुलजुम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया।
اور جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں سے گزرنے لگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے راستہ بند ہو گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی اسی بحیرہ کلزم میں ڈوب کر غرق ہو گئے اور فرعون ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اور اس کے بعد 2 صدیوں تک مصر ایرانیوں کی سلطنت میں چلا گیا، جسے الیگزینڈر نے دوبارہ فتح کیا۔ الیگزینڈر کا نام اسکندر اعظم تھا اور اس کی وفات کے بعد آخری حکمران کلیوپیترا کو کہا جاتا ہے۔ اسی ملکہ کی خوبصورتی کے چرچے اپنی اور آس پاس والی ساری ریاستوں میں پھیل گئے۔ اس وقت کے حساب سے کلیوپیترا سب سے خوبصورت ترین ملکہ تھی۔ اس ملکہ نے اپنی خوبصورتی کے جلوے سے سلطنت روم کے نامور جرنیلوں کو اپنے ساتھ ملا کر بہت سی بڑی ریاستوں کو فتح کیا اور انہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ قدرت نے اس ملکہ کو اس قدر حسن عطا کیا تھا کہ ہر حکمران کی یہ خواہش تھی کہ یہ اس کی بیوی بن جائے، لیکن وہ اسی خوبصورتی کی قیمت وصول کرتے ہوئے خود نیلامی کی سولی پر چڑھ گئے اور ایک ناقابل فراموش داستان بن کر رہ گئی۔ اس کے بعد مصر میں سلطنت روم کا آغاز ہوا اور 7ویں صدی عیسوی میں عرب کے مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مصر کے کافی علاقوں کو فتح کر لیا گیا تھا۔ 1986 میں فاطمی دور حکومت میں قاہرہ شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ 1750 عیسوی میں ترکی کے مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ میں اس علاقے کو عثمانی سلطنت کے ایک صوبے کا درجہ بھی دیا گیا اور مصر سب سے زیادہ عثمانی سلطنت کے لیے پریشانیاں پیدا کرنے والا ملک تھا۔ اس کے بعد اس ملک پر محمد علی پاشا نے حکومت کی، جو کہ عثمانی حکومت کے سپہ سالار بھی تھے۔ 1922 میں اسی خاندان نے حکومت برطانیہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک اعلان کیا کہ مصر ایک آزاد ریاست ہے۔ اس اعلان کے بعد انقلابیوں نے زور پکڑا اور بہت سی تحریکیں چلائیں۔ 23 جون 1992 کے دن انقلابیوں کی محنت رنگ لے آئی اور اگلے ہی سال مصر ایک عرب جمہوریہ مصر کے نام پر وجود میں آیا۔ آزادی کے بعد مصر اور اسرائیل کے تعلقات خراب ہو گئے اور کئی بار ان کے درمیان جنگ بھی ہوئی۔ 2013 میں صدر محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور مصری جرنیل عبد الفاتح مصر کے صدر کے عہدے پر فائز ہو گئے اور مصطفیٰ کمال بس نام کے ہی وزیر اعظم ہے۔ پاکستان نے اسرائیل کے خلاف مصر کو جنگی اور مالی تعاون بھی پیش کیا۔ آج 20,000 سے بھی زیادہ پاکستانی اس وقت مصر میں مقیم ہے۔ دریائے نیل کو دنیا کا سب سے بڑا دریا بھی مانا جاتا تھا، لیکن آپ اسے ایمیزون کے بعد دریائے نیل کو دنیا کا دوسرا بڑا دریا مان سکتے ہیں۔ مصر آج بھی دنیا میں کھجور فروخت کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ انجیر کی پیداوار کے حوالے سے دوسرے، اسٹرابیری کی پیداوار کے لحاظ سے چوتھا بڑا ملک ہے اور پیاز پیدا کرنے والا 5واں بڑا ملک ہے۔ اس کے علاوہ گندم، مکئی، سبزیاں، فروٹ اور چاول کی کاشت بھی مصر میں کی جاتی ہے۔ اس ملک میں ہر سال 1 کروڑ تک سیاح آتے ہیں، جن سے اس ملک کو 20 کروڑ سے زیادہ کی آمدن اور 20% لوگ اس کاروبار سے منسلک ہیں۔ اس کے علاوہ کروڈائل اور نیچرل گیس سے بھی مصر کو اچھی آمدنی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔